नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नानी और मैं भावनगर में एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं। मेरा क्लिनिक भावनगर में कालूभा रोड पर रसोई डाइनिंग हॉल के पास साई गंगा बिल्डिंग में स्थित है। आज इस वीडियो में मैं अपने विषय से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं कि हम किन बीमारियों का इलाज करते हैं या किन बीमारियों की ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ मानसिक बीमारियों और कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम की प्राथमिक जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम सिर्फ उस बीमारियों की 1 या 2 मिनट में प्राथमिक चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम नंबर पर है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आमतौर पर पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक के मरीज होते हैं कि जिनमें एकदम से धड़कनें तेज हो जाना, धड़ 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 धड़, सांसें फूल जाना, सीने में दर्द होने लगना, हाथ पैर कांपने लगना, मुंह सूखने लगना, ऐसा लगने लगना कि अभी ये अटैक है, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसे मरीज आमतौर पे भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं, एम्बुलेंस को फोन करते हैं और ये अटैक आधे घंटे से 1 घंटे तक रह सकता है और फिर 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो मरीज एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो आधा घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। उस वक्त ऐसा ही लगता है कि ये हमारी कुछ आखिरी सांसें चल रही हैं, अब हम चल बसेंगे, अब जिंदा ही नहीं रहेंगे। फिर आमतौर पे ऐसे मरीज की शुरू में तो कुछ रिपोर्ट्स, जांच वगैरह भी की जाती है, हार्ट के रिपोर्ट्स वगैरह भी की जाती है, लेकिन सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो ये एक मानसिक बीमारी है जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक का हमला कहते हैं और ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक सब टाइप है कि जिनकी मानसिक बीमारियों की दवाई देने से उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर है डिप्रेशन। डिप्रेशन में मूड उदास रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करना, काम पे जाने का मन नहीं करना। ऐसा नहीं कि काम पे नहीं जाते, बहुत सीवियर डिप्रेशन हो जाए या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए या बहुत पुरानी बीमारी हो जाए तो काफ़ी बार काम पे नहीं जा पाते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन शुरू में काम पे जाते हैं लेकिन वो मन नहीं लगता, वो ड्यूटी का भाग है, करते हैं लेकिन वो बात नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। पहले जो चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता था, अब वो चीज़ों से जैसे कोई जीवन निरस हो गया, वो चीज़ करने का मन ही नहीं होता है। पहले क्रिकेट देखने में मज़ा आता था, पहले मूवी देखने जाने में मज़ा आता था, ये जैसा मानो अब ये कुछ चीज़ें अच्छा ही नहीं लगता है, ये चीज़ें करने का मन ही नहीं होता है। कुछ ऐसा होता है डिप्रेशन की बीमारी में। रोने लगना, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, रोने लगना, ऐसा ही लगना कि अब ये जीवन में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, आगे सब कुछ नेगेटिव ही है। काफ़ी बार सुसाइडल विचार भी आते हैं कि अब जिंदा ही नहीं रहना है, ये ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है, इससे अच्छा है तो हम मर जाएं। और काफ़ी बार ये मरीज की अगर ट्रीटमेंट ठीक से ना की जाए तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले या अपनी जान ले ले, कुछ ऐसी परिस्थिति का भी निर्माण हो सकता है। तो ये डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करनी चाहिए और डिप्रेशन में ट्रीटमेंट से काफ़ी सुधार मिलता है। तीसरे नंबर की बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे नेम इटसेल्फ सजेस्ट की, जिसमें 2 पोल है, एक है मेनिया और एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन में तो हमने जैसे बात की, मूड नहीं है, अच्छा नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठने से ऐसा ही लगता है कि मेरी नींद ठीक हुई ही नहीं है, मेरी नींद पूरी ही नहीं हुई है, कुछ अच्छा नहीं लगना, किसी से बात करने का मन नहीं लगना, किसी भी चीज़ का कोई एंजॉयबल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जो पहले पसंद हुआ करता था वो अब पसंद नहीं है, काम पे भी बस मुश्किल से जा रहे हैं, किसी कोई नई चीज़ का इम्प्लीमेंट करना या कोई नए आइडिया के ऊपर सोचना, इसकी तो बात ही नहीं कर सकते डिप्रेशन की अवस्था में। यही मरीज जब मेनिया के फेज में होते हैं तो उसमें एकदम से एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरा ही इंसान है। वो अपने जो नॉर्मल बिहेवियर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होती है। नींद की तो मानो ज़रूरत ही नहीं है, 3-4 घंटे की नींद में भी वो एकदम वो कहते हैं कि अब मुझे कम नींद में भी मुझे एनर्जी फील होती है। बाकी सब लोग जो इतना लंबा समय सोते हैं वो समय व्यतीत करते हैं, उनको ये समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। उससे बेटर है कि वो काम से कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। वो लोग बहुत बातें करते हैं, दूसरे को एडवाइस देते हैं, उनको नई नई चीज़ें खरीदने का मन होता है, उनके नॉर्मल हैबिट से वो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। काफ़ी बार धार्मिक स्थल की उनकी मुलाकातें बढ़ती हैं,
वो धार्मिक क्रियाओं में भी ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। पहले के मुकाबले उनका समय धार्मिक क्रियाओं में, किसी को दान देने में, किसी को सलाह देने में बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है। काफ़ी बार वो बहुत ज़्यादा रिस्कफुल डिसीजन भी ले लेते हैं। कभी बिजनेस में कोई ऐसा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कर दिया, या कोई किसी उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना, या किसी और को इतने पैसे दे देना जो नॉर्मली वो उतने नहीं देते हैं। काफ़ी बार वो ड्राइव करने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करते हैं। वो काफ़ी बार गुस्सा भी हो जाते हैं। उनको अगर कहीं रोका जाए तो उनको बहुत एनर्जी उस वक्त फील होती है। कई बार गुस्से में वो 5-7 लोगों के साथ भी भिड़ जाते हैं और उनको 5-7 लोग भी रोकने में काफ़ी बार बहुत दिक्कत से रोक पाते हैं। तो जब एक कोई कहीं से एनर्जी जैसे आ जाती है कि वो एक कुछ दूसरे ही व्यक्ति है, कुछ ऐसा फील होता है। मेनिया की अवस्था को एक बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर मेनिया की बीमारी को ठीक समय से पहचान कर उनकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये तकलीफ बढ़ सकती है और उनके परिणाम काफ़ी बार बुरे भी हो सकते हैं। तो मेनिया की बीमारी की हमें ठीक से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। 4th नंबर पर है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिनमें पेट की समस्याएं होती हैं। पेट भारी रहना, थोड़ा खाना खाया है फिर भी पेट भारी रहना, गैस बनना, पेट फूल जाना, थोड़ा भी खाना खाने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि अब ये पेट बहुत ज़्यादा भारी वजनदार हो गया है। वो खाना खाने के बाद तुरंत सो नहीं पाते, उसको थोड़ा चलना पड़ता है, बार बार डकार आती है, बार बार हवा छूटती है। तो कुछ उस प्रकार की तकलीफ़ें होती है कि उन मरीज को ऐसा लगता है कि ये पेट की बीमारियां हैं और आमतौर पे पेट के डॉक्टर के पास ही मरीज जाएंगे और उनकी बहुत सारी जांचें होती हैं, लेकिन वो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं। और क्योंकि उसका कारण दिमाग में है, ये एक मानसिक बीमारी है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में सारे लक्षण पेट के देखे जाते हैं, लेकिन वो एक मानसिक बीमारी है और उनकी मानसिक बीमारियों की तरह ट्रीटमेंट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 5वें नंबर पर है OCD। OCD में विचार आना, एक विचार दिमाग में चलता ही रहना, अपनी मर्जी के विरुद्ध दिमाग में जैसे विचार घुस जाते हैं। वो मरीज को नहीं चाहिए वो विचार, उसको बहुत कोशिश करते हैं कि वो मुझे ये विचार नहीं चाहिए, वो उसको निकालने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते और दिमाग में विचार चलते ही रहते हैं। ये विचार के चलते हुए वो किसी और काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। काफ़ी बार कोई चित्र या इम्पल्स आ जाता है दिमाग में जो व्यक्ति की मर्जी के विरुद्ध ये दिमाग पर जैसे कब्जा कर लेते हैं। काफ़ी बार उनको कंपल्जन्स होते हैं कि जैसे कि हाथ धोया है तो उनको लगता है कि मैंने हाथ ठीक से नहीं धोया है, उनको बार बार हाथ धोना पड़ता है। पैसे गिने हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से पैसे नहीं गिने हैं तो मैंने बार बार पैसे गिनने पड़ते हैं। लॉक किया है तो उनको काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से लॉक नहीं किया है तो उनको बार बार लॉक चेक करना पड़ता है। तो ये कंपल्जन या रिचुअल्स में उनका काफ़ी समय व्यतीत होता है और ये OCD के मरीज को ये पता होता है कि ये मैंने कर दिया है ये काम एक बार ठीक से, लेकिन उनको वो तसल्ली ही नहीं होती है कि ये काम मेरा ठीक से हो चुका है। फिर उनको ये कंपल्सरी बार बार करना ही पड़ता है। इस बीमारी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं और जिनकी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बीमारियां में बात करेंगे तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। पुरुष में सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। 30% पुरुष को जीवन में कभी न कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लिंग का ठीक से टाइट नहीं हो पाना, जिन्हें नपुंसकता भी कहते हैं हिंदी में, और प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन कि सेक्स के दौरान वीर्य का जल्दी निकल जाना, सेक्स का समय कम रहना, जिन्हें हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं। ये 2 बीमारियां बहुत कॉमन हैं और जिनको ट्रीटमेंट करने से उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और सेक्स लाइफ मानो बहुत बेहतरीन हो जाती है। दूसरी बीमारियों की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा लगता है कि मरीज को ऐसा लगता है कि सब मेरे खिलाफ है, सब मेरी बातें कर रहे हैं, मेरे खाने में कोई जहर मिला रहा है, मेरी कोई जासूसी कर रहा है, कोई मुझे मार देना चाहता है। उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कहते हैं कि जिनमें मरीज को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है कि जो रियल में नहीं है, वो सिर्फ मरीज को ही सुनाई देती है, किसी और को नहीं सुनाई देती है। काफ़ी बार वो आवाज़ें मरीज से बात करती है, मरीज उस आवाज़ों का रिप्लाई करते हैं। काफ़ी बार वो आवाज़ें मरीज को ऑर्डर करती है कि तुम ये करो वो करो और मरीज उसको फॉलो करते हैं। इनमें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मरीज का बिहेवियर भी काफ़ी बार बदल जाता है, जिन्हें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर कहते हैं। वो अकेले अकेले बोलना, अकेले अकेले हंसना, अकेले अकेले बातें करते हैं, जैसे लगता है कि वो अकेले ही बात कर रहे हैं। उस बीमारी में व्यक्ति अपने शारीरिक क्लीनलीनेस या स्वच्छता को लेकर बिल्कुल बेध्यान हो जाता है। दाढ़ी बढ़ जाती है उनको, वो शेविंग नहीं करता है, साफ सफाई खुद के शरीर की बिल्कुल नहीं रखता है।
काफ़ी बार वो तकलीफ बहुत बढ़ जाए तो वो रोड पे भटकती हुई हालत में भी पहुंच सकते हैं। रोड पर कचरा कलेक्ट करते हुए भी वो पाए जा सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में भी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को शुरुआती समय में पहचान लिया जाए और उनकी ट्रीटमेंट शुरुआती समय में की जाए तो उनके ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और बीमारियों की बात करें तो एक है सर दर्द की बीमारी, हेडेक। आमतौर पे 2 टाइप के हेडेक होते हैं, जिनमें एक है माइग्रेन का हेडेक और दूसरा है टेंशन टाइप हेडेक। माइग्रेन हेडेक की बात करें तो माइग्रेन हेडेक में एपिसोडिक हेडेक होता है। जब भी हेडेक है तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, ऐसा लगता है कि अब ये सर फूट जाएगा, ये हेडेक सहने से बेटर है कि मैं मर जाऊं, उस हद तक हेडेक होता है। उस हेडेक के कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि कहीं धूप में चले गए तो हेडेक बढ़ गया, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो हेडेक बढ़ गया, कभी भूखे रहे हैं, कोई फास्ट किया है तो हेडेक बढ़ गया, कभी कोई ऐसी खुशबू आ गई, तेज खुशबू अगरबत्ती की या स्प्रे की तो हेडेक बढ़ गया, कभी रात को ठीक से नींद नहीं हुई तो हेडेक बढ़ गया, कभी भूखे रहे हैं, कोई फास्ट किया है तो हेडेक बढ़ गया। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, तो इनकी वजह से ये हेडेक बढ़ सकता है। आमतौर पे सप्ताह में 1 बार या 2 बार ऐसे माइग्रेन के एपिसोड्स आते हैं। वो 4, 6, 8 घंटे से लेकर पूरा दिन या 2 दिन तक भी रह सकते हैं, और वो 2 दिन निकालना मरीज को ऐसा हो जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो बस उसको ऐसा लगता है कि ये सहने से बेटर है मैं मर जाऊँ। टेंशन टाइप हेडेक में सर भारी रहता है और लगातार भारी ही रहता है। वो जो माइग्रेन में ऐसा था ना कि जब सर दर्द हुआ तो बहुत तेज हुआ, फिर मरीज काफ़ी ठीक है, उसमें वो बीच में ठीक नहीं रहते हैं, वो लगातार सर भारी ही रहता है। काफ़ी बार एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन में मरीज में ऐसे सर भारी रहने की या टेंशन टाइप हेडेक की समस्या भी देखी जाती है। दोनों ही माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक की ट्रीटमेंट से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अब एक और बीमारी की बात करते हैं जिन्हें कहते हैं बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। आमतौर पे जब भी बच्चा 5 साल का हो जाता है करीबन, तब तक उनके ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आ जाती है। फिर रात को नींद में अगर किसी बच्चे को पेशाब लगे, अगर वो 5 साल की ज़्यादा उम्र का है, तो उसकी नींद खुल जानी चाहिए ताकि वो वॉशरूम में जाके पेशाब करके वापस आके सो जाए। लेकिन ये कुछ बच्चों में वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाती है और वो पेशाब करके नहीं सोते हैं और उसको बेड में ही वो पेशाब कर देते हैं, जिन्हें बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। रात को नींद में बिस्तर में ही पेशाब होना और बिस्तर गीला करने की बीमारी, जिनको भी एक मानसिक बीमारी माना जाता है, और उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ मानसिक बीमारियों के बारे में बातें। अगर आप गुजराती भाषा जानते हैं और गुजराती में मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक कैंपेन शुरू किया है कि जिनमें मानसिक बीमारियां, सेक्सुअल प्रॉब्लम के मरीज एक बार जब ठीक हो जाए तब उनकी संघर्ष की बातें करें, जिन्हें हमने आप बीती टाइटल दिया है। तो हम एक क्वार्टरली मैगजीन प्रकाशित करते हैं जिनका नाम है मानसिक स्वास्थ्य अने आपणे। तो आप अगर वो मानसिक स्वास्थ्य अने आपणे मैगजीन के पुराने इश्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट drijratnani.com से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उनकी PDF कॉपीज मैंने उस पर रखी है। उस वेबसाइट का नाम अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मानसिक बीमारियां एवं सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे करना चाहता था। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पाने के लिए आप डॉक्टर IJ रत्नानी, साइकियाट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।